हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का इसमें एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन बैंक 39 सेट है। तो इसमें CBT 2 का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। तो इसका ये पार्ट 4 होगा, सेट पार्ट 4 होगा इसका। तो अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर नहीं देखें, जाकर आप प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर देख सकते हैं। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप मोटिवेट कीजिए, जिससे आपको टोटल 39 सेट को प्रैक्टिस हम पूरा करवा सकेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में, जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में कहा गया डैश एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो एक का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डैश एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो बताइए एक का आंसर क्या हो जाएगा। एक का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। इसका आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। अब इसका थ्योरिकल देखिए। अब देखिए एक का थ्योरिकल देखिए, उसमें कहा क्वेश्चन में शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया शेख सलीम चिश्ती सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती सूफी संत थे। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया शेख सलीम चिश्ती अकबर का आत्मधिक गुरु थे। शेख सलीम जो चिश्ती थे अकबर का आत्म गुरु थे। उसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा गया इनके आशीर्वाद से अकबर का पुत्र जन्म लिया। उसके बाद क्या क्वेश्चन अगस्त 1569 ईस्वी में अकबर के बड़े पुत्र का जन्म हुआ। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने बड़े पुत्र का नाम अकबर ने सलीम रखा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया, आगे क्वेश्चन में कहा गया शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थिर है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान गियाउद्दीन तुगलक का संबंध अच्छा नहीं था। निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छा नहीं था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है। तो बताइए 4 ऑप्शन दिया गया, क्या इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम। अब इसका आगे देखिए थ्योरिकल, इसका देखिए 2 का थ्योरिकल देखिए, उसमें कहा गया सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद देखिए कहा गया सोडियम अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए कहा क्वेश्चन में सोडियम धातु मुलायम होता है, इसका अपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया सोडियम का निष्कर्षण कास्टन विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन से किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया डाउन विधि द्वारा भी इसे पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम धातु बड़े पैमाने पर प्राप्त की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया सोडियम धातु अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाता है और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा। 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर। और उसी पर जिसमें सघन से विरल में है, अब विरल से सघन में अगर क्या होगा। अब चलिए इसका थ्योरिकल देखिए। देखिए 4 का थ्योरिकल देखिए, कहा गया क्वेश्चन में जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम यात्रा करती है, विलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। क्या से सघन से विरल में।
अब देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में यात्रा करती है तो अभिलंब के पास होती है, ऐसी गति घट जाती है। किससे? उसमें सघन से विरल है, इसमें विरल से सघन है, तो क्या होती है? अभिलंब की पास हो जाती है और उसकी गति घट जाती है। आगे देखिए और इसका क्वेश्चन है बचा हुआ 4 का। इसका देखिए चित्र दिया गया है, जैसे देख सकते हैं। जैसे देखिए सघन से विरल है, इसका चित्र है। ये विरल से सघन है, इसका चित्र है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं चित्र। तो सघन से विरल में आया क्या हुआ वो देखिए, सघन से विरल में आया तो क्या हुआ ये देख सकते हैं, दूर घट गया। और उसे विरल से सघन आया तो क्या हुआ? पास। इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप समझ सकते चित्र के साथ। तो जैसे कि क्वेश्चन में आप देख लिए, तो क्या था? सघन से विरल में आया, क्या हुआ? अभिलंब दूर चल गया, अभिलंब से दूर चल गया। जैसे देख सकते हैं अभिलंब सघन से विरल में आया, अभिलंब से ये सीधा है, ऐसे क्या दूर चल गया, ये वाला देख सकते हैं। जैसे देखिए दूर चल गया ये बोला। और उसके बाद विरल से सघन में आया, क्या हुआ? इसके पास आ गया। जैसे देख सकते हैं इसके ये ऐसे है, ऐसे क्या इसके पास आ गया। तो इस प्रकार से दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 में कहा गया एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान बदल कर 6 हो जाता है तब H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है 3 गुना बढ़ जाती है, बी में है 1000 गुना कम हो जाती है, और उसके बाद देखिए सी आपको हम दिखा रहे हैं। सीम देखिए, सीम क्या है? 2 गुना बढ़ जाती है। डीम है 100 गुना कम हो जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका 1000 गुना कम हो जाता है। अब कैसे होता है इसका थ्योरी बताते हैं आपको। जैसे देखिए 7 का थ्योरिकल देखिए। कहा क्वेश्चन एक विलयन का पीएच मान तो 3 है, जब पीएच मान बदल कर 6 हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाता है। तो कैसे होता है वो देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में विलयन का पीएच मान 3 था, ये सही है। अब इसका सांद्रता अगर बनाएंगे तो 10⁻³ मोल प्रति लीटर हो जाएगा। सांद्रता अगर बनाएंगे तो उसका फिर क्या होगा? बदलकर 6 हो गया। पीएच कितना? 6 होगा। अब इसका सांद्रता बनाएंगे तो 10⁻6 मोल प्रति लीटर। अब देखिए जो बड़ा वाला पीएच है उसको ऊपर रखेंगे, छोटा वाला के नीचे रखेंगे। तो H+ बटा 6, उसके बाद PH+6 बटा PH+3, तो 10⁻6 बड़ा वाला ऊपर जाएगा, नीचे 10⁻3। उसके बाद इसको सॉल्व करिए काट कर तो -10⁻3 बचेगा। इसको जब माइनस हटाइएगा 1/1000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया क्वेश्चन में सांद्रता 100 गुना कम हो जाता है। समझ गए? उसके बाद देखिए, उसके बाद आए क्वेश्चन देखिए। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया पीएच मूल एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया इसका मान हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगुणन के बराबर होता है, अर्थात pH बराबर log 1/H+ ब्रैकेट, उसका pH बराबर -log H+। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखिए pH का मान 0 से 14 तक हो सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया pH का मूल का उपयोग एल्कोहल, चीनी, कागज आदि में उद्योगों में होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका
खेल क्या था? बताइए इस आंसर में 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, भाला फेंक। क्या था? भाला फेंक। अब इसका थ्योरिकल देखिए, 12 का थ्योरिकल देखिए, कहा क्वेश्चन में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका खेल भाला फेंक था। उसके बाद देखिए, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन कहा नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। उसके बाद क्वेश्चन आगे कहा गया, नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, इसका आगे क्वेश्चन और भी है 12 का। 12 का क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 12 में क्या क्या कहा गया। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा जीता था 2008 में। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया, ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु, ओजोन का मतलब सूत्र इसका होता है O3 होता है, O3। तो ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 14 का आंसर ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 इसका हो जाएगा परमाणु। अब इसका थ्योरिकल आपको बताते हैं 13 का 14 का। 14 का देखिए थ्योरिकल देखिए, कहा क्वेश्चन में ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। कितने? 3 परमाणु होते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में ओजोन अणु त्रिपरमाणुक होता है। ओजोन परत क्या होता है? त्रिपरमाणुक होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे कहा गया, ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, इसमें सरी मछली की तरह गंध होती है। इसमें सरी मछली की तरह गंध होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन में कहा गया, ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। ओजोन गैस जो होती है चांदी की चमक को काला कर देती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, ओजोन गैस ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों मुक्त प्रदर्शित करता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, CFC मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो ओजोन की सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। CFC गैस जो ओजोन की सबसे अधिक क्षति, ओजोन को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन में कहा गया, ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई से मापते हैं। ओजोन की सांद्रता किससे मापते हैं? डॉप्सन इकाई से। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 में कहा गया, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अब कैसे गतिज ऊर्जा होगा तो आपको हम बताते हैं। चलिए, जैसे कि 16 का देखिए थ्योरिकल देखिए, 16 का थ्योरिकल में कहा गया, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया, जब स्लिंकी को संकुचित किया जाता है तो स्प्रिंग बल के कारण विद्युत काम किया जाता है और किए गए कार्य को स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। आगे देखिए,
जब संपीड़ित स्किलरी को छोड़ा जाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग मतलब खींचा हुआ स्प्रिंग, और समान स्प्रिंग की तुलना में, समान स्प्रिंग मतलब जो खींचा हुआ नहीं, समान रहना चाहिए, उससे अधिक ऊर्जा होती है खींचा हुआ स्प्रिंग में। यही क्वेश्चन कहा, एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। डैश डैश जो होता है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा बहुविखंडन उत्पन्न होता है बताइए। 23 का आंसर, 23 का आंसर, तो 23 का हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा 23 का बी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम द्वारा बहुविखंडन उत्पन्न होता है। अब चलिए इसका थ्योरिकल देखिए। 23 का थ्योरिकल देखिए कहा गया प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन में कहा गया प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जो कशेरुकी और परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक है, जो कशेरुकी है और परजीवी भी है। उसके बाद क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन में कहा ईस्ट किंगडम कवक के अंतर्गत वर्गीकृत है। ईस्ट किंगडम कवक के अंतर्गत है, यूकेरियोटिक है, एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव है। कौन कौन है? एक कोशिका जीव, यूकेरियोटिक है, ईस्ट किंगडम कवक के अंतर्गत आता है ईस्ट। उसके बाद राइजोपस संग्रहित खाद्य पदार्थ का अपघटन का एक समान एजेंट है, राइजोपस। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया प्लेनेरिया खारे पानी और मीठे पानी के तालाबों में नदियों में रहता है। प्लेनेरिया खारे पानी और मीठे पानी के तालाबों में नदियों में रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ईस्ट आटा गूंथने के लिए और मादक पेय बनाने में उपयोग किया जाता है। ईस्ट आटा गूंथने के लिए और मादक मतलब शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं हम, आप लोग फेयर जरूर बनाइए। फेयर बनाने से ये होगा, आपको टोटल क्वेश्चन और उसका थ्योरिकल का जब फेयर रहेगा तो आपको क्वेश्चन दिमाग में डायरेक्ट बैठेगा। तो इसलिए आप लोग फेयर के साथ साथ इसको फेयर बनाइए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन प्रश्न के साथ साथ उसका थ्योरिकल भी साथ साथ रहना चाहिए, जिससे होगा आपको क्वेश्चन कभी भूलिएगा नहीं। इसलिए आप लोग जरूर बनाइए फेयर। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन को कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी कौन का नाम बताइए। तो बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय सिंह। क्या हो जाएगा? अजय सिंह हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए। सब्सक्राइब अब जो नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्वेश्चन खतरनाक आपको कराएंगे। उसके बाद देखिए आप सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर कीजिए, जिससे मोटिवेट होंगे, जिससे आपको ये पूरा 39 सेट आपको हम ख़त्म कर देंगे जल्दी से जल्दी। इसलिए 31 का देखिए, 31 का थ्योरिकल देखिए। कहा गया कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी अजय सिंह हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा गया 2004 में स्पाइसजेट को अजय सिंह द्वारा अधिकृत किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन कहा गया एयरलाइन स्पाइसजेट 2005 में लॉन्च किया गया। उसके बाद क्वेश्चन देखिए आगे 2018 में स्पाइसजेट के सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 में कहा गया खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का
उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बताइए 32 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 32 का आंसर बताइए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन। कहा गया क्वेश्चन में कहा गया खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का, ऑप्शन ए। अब इसका थ्योरिकल देखिए, 32 का थ्योरिकल देखिए, कहा गया क्वेश्चन में खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीकरण को प्रतिबाधित करता है तथा ऑक्सीजन की क्रियाशीलता घटा देता है। नाइट्रोजन ऑक्सीकरण को प्रतिबाधित करता है तथा ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को घटा देता है। उसके बाद देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 46% होता है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन की अणु द्विपरमाणुक एवं अध्रुवीय होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के व्यय को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, नाइट्रोजन विद्युत बल्ब में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने में कम आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, क्लोरीन का प्रयोग व्यंजक के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग व्यंजक के रूप में किया जाता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 में कहा गया साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली निम्न में से कौन सी रूप कौन किस का रूप नहीं होता है? कहा गया क्वेश्चन में साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो बताइए आंसर, 4 ऑप्शन दिया गया है 33 का। तो 33 का बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप का नहीं होता है? गतिज ऊर्जा होता है इसमें, उसमें ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, क्या रासायनिक ऊर्जा इसमें नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका थ्योरिकल देखिए, 33 का थ्योरिकल देखिए, कहा गया साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं होता है। अब देखिए यहाँ उपकरण है, इसके बाद है ऊर्जा का रूपांतक। तो देखिए 1 नंबर में माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या करता है? ऊर्जा का क्या किसका करता है? रूपांतर करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? माइक्रोफोन। उसका सितारा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। उसके बाद देखिए सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। समझ गए? उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन थ्योरिकल, आगे देखिए क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 में क्या कहा गया? तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था? क्वेश्चन देखिए, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था? तो बताइए 35 का 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रजाराज्यम पार्टी। प्रजाराज्यम पार्टी इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए, 35 का देखिए थ्योरिकल देखिए। क्वेश्चन में कहा गया तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने प्रजाराज्यम पार्टी राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था। उसके बाद देखिए वर्ष 2011 में चिरंजीवी ने घोषणा किया कि प्रजाराज्यम पार्टी का विलय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में किया जाएगा।
उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, प्रजाराज्यम पार्टी की स्थापना अगस्त 2008 ईस्वी में किया गया था। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कस्क्यूटा। क्या हो जाएगा, कस्क्यूटा। इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए। थ्योरिकल देखिए, क्वेश्चन में कहा गया 37 का, कस्क्यूटा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, परजीविता में एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है, जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु। ये क्या है, परजीवी है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में कहा गया, संभोजित प्रकार के संबंध में एक जीव को हानि अथवा लाभ नहीं होता है जबकि दूसरे जीव को लाभ ही रहता है, जैसे अधिपादप लियाना। उसके बाद देखिए, परभक्षण प्रकार के संबंध में एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण कर लेता है, जैसे जूफैक्स, आर्थ्रोपोड्स आदि। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, सहजीवन में इसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभकारी संबंध होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडप। क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, तो क्या होता है, अंडप होता है, ऑप्शन ए। अब इसका थ्योरिकल देखिए। देखिए इसका 45 का थ्योरिकल देखिए। क्वेश्चन देखिए, अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है, अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है। उसके बाद देखिए, पुष्प का एक डंठल द्वारा तने से संबंध होता है, पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंध होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, इस डंठल को वित्त या पेडिकेल कहते हैं। उसके बाद देखिए, वित्त के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलासन कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जायांग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, पुंकेसर ही पुष्प का वास्तविक नर भाग है। पुंकेसर क्या है, पुष्प का वास्तविक नर भाग है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग हैं, प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग हैं। पहला क्या है, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, जायांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग है, जायांग जो है पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई, बताइए। 50 का इसका बी आंसर हो जाएगा, सुदीप्त दास इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए। 50 का थ्योरिकल देखिए, कहा क्वेश्चन में, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी पुस्तक के भारतीय लेखक सुपीता दास हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, सुपीता दास द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं द एक्फोकम क्लोन, द आइवट क्लोन, द वोकल एमरेटी द्वितीय विश्व युद्ध में सेवक का संगीत, ब्लूमिंग अचाडे आदि हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, इक्यावन नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 में क्या कहा गया,
व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है क्या कहलाता है? व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है या क्या कहलाता है? बताइए। 51 का बताइए। 51 का ए हो जाएगा जड़त्व। क्या हो जाएगा? जड़त्व। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने की प्रवृत्ति करता है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अब इसका थ्योरिकल देखिए। थ्योरिकल के साथ देखिए, कहा गया क्वेश्चन में 51 का व्यवस्थित वस्तु की वो प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है जड़त्व कहलाता है। उसके बाद देखा क्वेश्चन में न्यूटन का प्रथम गति का नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है। किसका? जड़त्व का परिभाषा मिलता है। उसके बाद देखिए जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जड़त्व का उदाहरण 1 नंबर में कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। दूसरा में चलती हुई मोटर कार अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये क्या है? जड़त्व का नियम गैलीलियो भी कहते हैं। इसका जड़त्व का उदाहरण देख सकते हैं। 2 उदाहरण दे दिए। अब चलिए आगे देखिए। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जब कार्य करने की क्षमता जब होगा तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? दर जब होगा तो क्या कहते हैं? ऊर्जा होगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? जब देखिए जब किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जब कार्य करने की दर होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। उसमें क्या होता? क्षमता होता है, उसमें शक्ति होता है। तो किसी वस्तु कार्य करने की क्षमता को वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। उसमें ऊर्जा होता है। कार्य में क्या होता है? क्षमता में क्या होता है? ऊर्जा होता है। और दर में क्या होता है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? क्षमता। उसके बाद देखिए ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। उसके बाद देखिए किसी वस्तु को द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग तो P बराबर संवेग मतलब होता P से निरूपित करते हैं। तो P बराबर mv, m द्रव्यमान अभी वेग। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन जो इसमें जो है ये क्वेश्चन समझिए ध्यान से। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता है। जब कार्य करने की दर रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। उसे शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर जब आ जाएगा तो उसे हम शक्ति कहेगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। यह कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्षमता में ऊर्जा होता है और कार्य करने दर में शक्ति होता है। कन्फ्यूजन आपको हम दूर कर दिए क्वेश्चन में। जैसे कन्फ्यूजन जो भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है? तो बताइए 52 का। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए। अब देखिए इसका थ्योरिकल 52 का देखिए। पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। उसके बाद देखिए क्योंकि क्वेश्चन का पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। उसके बाद आगे पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद देखिए पवन ऊर्जा के लिए विस्तृत खुला क्षेत्र महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद देखिए पवन ऊर्जा भारत के गुजरात राजस्थान में अधिक उत्पादित होता है। उसके बाद देखिए भारत का पवन ऊर्जा विश्व का चौथा स्थान है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए आगे भारत सरकार सबसे अधिक ध्यान सौर ऊर्जा पर दे रही है।
उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। फ्रीडम टेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? बताइए इसका आंसर 55 का। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा बोस्टन। क्या हो जाएगा? बोस्टन इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए। 55 का थ्योरिकल देखिए। क्वेश्चन में कहा गया फ्रीडम टेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग बोस्टन शहर में मिलेगा। उसके बाद देखिए 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोध किया गया जिसे बोस्टन का टी पार्टी कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लड़ा गया 1776 से 83। उसके बाद देखिए क्वेश्चन। ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति इस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति इस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन। पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका को 1783 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान किया गया। अब चलिए क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। पूरा ये थ्योरिकल है। इसमें आपको ये थ्योरिकल क्वेश्चन तुरंत आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो जैसे जितना भी लंबा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्वेश्चन आंसर जितना भी लंबा रहे वो आपको शॉर्ट अपरूपी निकल जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में किसी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। प्रत्येक तत्व को 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 56 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 56 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन में 1 मोल में हीलियम 1 मोल में मौजूद परमाणु संख्या समान होती है। कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल के में मौजूद परमाणु संख्या समान होती है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया किसी कार्बन परमाणु की द्रव्यमान 12 है, हीलियम का 4 है, तो प्रत्येक तत्व के 1 मोल में कि कौन सा कथन सत्य? 1 मोल में। तो कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु संख्या समान होगी। इसका ऑप्शन सी इसका आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए। अब देखिए 56 का थ्योरिकल देखिए। कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। प्रत्येक तत्व का 1 मोल के लिए कार्बन का 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होगी। उसके बाद देखिए किसी भी तत्व के 1 मोल में उस तत्व का 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 मोल परमाणु संख्या निर्भर नहीं करता। 1 मोल परमाणु संख्या पर निर्भर नहीं करता। 1 मोल परमाणु की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद देखिए 1 मोल 6.022 गुणे 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन होता है, जिसे हम एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। उसके बाद देखिए किसी अणु का अनुभार वह संख्या है जो दर्शाती है कि उस एक अणु कार्बन 12 एक परमाणु भार के 12वें भाग के एक परमाणु भाग के 12वें भाग 1/12 से कितना गुना भारी है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजन गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो क्योंकि गतिज ऊर्जा पूछा गया, क्योंकि हमको 4 मीटर प्रति सेकेंड भी बराबर दिया गया है वेग
0.5 किलोग्राम m दिया है, तो काइनेटिक गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। तो आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए 57 का देखिए, जैसे कि देखिए 57 में 4 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजन के गेंद गति ऊर्जा कितना 4 जूल होगी। कैसे होगा वो देखिए। वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया, वस्तु का द्रव्यमान 0.5 kg दिया गया, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हमको पूछा गया 1/2 mv² होता है। 1/2 दिए, m का मान कितना 0.5 गुने v कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और सॉल्व करिएगा तो 4 जूल निकल कर चल आएगा। कितना 4 जूल निकल कर चल आएगा। उसके बाद चलिए आगे और क्वेश्चन कुछ दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं। कहा गया क्वेश्चन में किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद देखिए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, जैसे कि देखिए एथेन मेथेन प्रोपेन। तो इस प्रकार 10 तक याद रखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो जैसे प्रोपेन का अनुसूत्र क्या होता है बताइए, 60 का आंसर क्या हो जाएगा। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर C3H8, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोपेन का अनुसूत्र, क्योंकि तीसरा है एथेन मेथेन प्रोपेन, तो इस प्रकार तीसरा है, तो इसलिए। अब देखिए आगे इसका थ्योरिकल देखिए। जैसे देखिए 60 का थ्योरिकल देखिए, प्रोपेन का अनुसूत्र होता है C3H8। उसके बाद देखिए प्रोपेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद देखिए प्रोपेन एल्केन समूह का यौगिक है। प्रोपेन क्या है, एल्केन समूह का यौगिक है। उसके बाद देखिए एल्केन समूह का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन समूह का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब देखिए ये यौगिक है, ये आणविक सूत्र है। तो मेथेन प्रोपेन, अब देखिए इस प्रकार से दिया। पहले देखिए मेथेन का, देखिए मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4। एथेन का क्या होता है C2H6। प्रोपेन का C3H8। 4 का क्या होता है ब्यूटेन C4H10। पेंटेन C5H12। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। तो जैसे देख सकते हैं एल्केन समूह का, एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है CnH2n। एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 में क्या कहा गया, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और विभवांतर V वोल्ट स्थिर रहता है तो क्या होता है बताइए। 62 का बताइए क्या हो जाएगा। 62 का आंसर क्या हो जाएगा। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाता है जब ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है, विभवांतर V स्थिर रहता है तो क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए। 62 का थ्योरिकल देखिए। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है, विभवांतर V स्थिर रहता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाता है। जैसे देखिए ओम के नियम से V अनुपात I का, V बराबर IR। यदि V नियत है तो IR क्या है, नियत है। I अनुपात 1/R का। अब इसका देखिए, इसका चित्र देखिए। चित्र इसका देखिए किस प्रकार दिया गया है। जैसे देखिए ये जो है R है प्रतिरोध, ये क्या है एम्पियर है I। अब देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। उसके बाद देखिए एक आदर्श ओमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। एक आदर्श ओमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। उसके बाद देखिए
एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकेंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो बताइए 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का, तो 63 का आंसर ए हो जाएगा, अशांति। क्या हो जाएगा? अशांति। अब इसका देखिए थ्योरिकल आपको बताते हैं। जैसे देखिए थ्योरिकल देखिए, ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकेंड में 333 मीटर की दूरी अशांति द्वारा तय की जाती है। उसके बाद देखिए, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। यह विभिन्न माध्यम में व्यवस्था एवं घनत्व के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद VS बराबर रूट माध्यम की व्यवस्था बटा माध्यम का घनत्व। तो माध्यम की व्यवस्था मतलब होता है Y, अब माध्यम का घनत्व मतलब D, तो रूट में Y बटा D। अब देखिए आगे, ध्वनि तरंग ठोस द्रव गैस एवं प्लाज्मा माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गमन करता है। ध्वनि तरंग ठोस द्रव गैस एवं प्लाज्मा माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गमन करता है। उसके बाद देखिए, शब्द तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है, शब्द तरंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया ध्वनि की चाल भी सॉलिड बड़ा होता है, भी लिक्विड से और गैस से भी बड़ा होता है। तो इस प्रकार दिया गया। उसके बाद देखिए, ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बताइए। 68 का, 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 8। अब इसका थ्योरिकल देखिए 68 का, 68 का थ्योरिकल देखिए। क्वेश्चन में कहा गया हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद देखिए, कक्षाओं, सेलों एवं उपकक्षाओं सबसेल में इलेक्ट्रॉन के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। कक्षा सेल के एवं उपकक्षा सबसेल, देखिए कक्षाओं को सेल भी कहते हैं, उपकक्षा को सबसेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को वितरण के परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास कहा जाता है। उसके बाद किसी भी परमाणु की 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजन इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, किसी भी परमाणु की भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। उसके बाद अक्रिय गैस के पूर्ण कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण उच्च आयन विभव होता है। उसके बाद देखिए, अक्रिय गैस की खोज लोकेयर, रेले तथा रैमजे ने किया था। अक्रिय गैस की खोज लोकेयर, रेले तथा रैमजे ने किया था। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों की कलियां पैदा होती है। क्वेश्चन में कहा गया फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। तो बताइए 69 का आंसर क्या हो जाएगा। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइकोफाइलम।
क्या हो जाएगा, वाइकोफाइलम। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है, तो इसमें होती है वाइकोफाइलम में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसका थ्योरिकल देखिए, अब इसका थ्योरिकल 69 का थ्योरिकल देखिए। क्वेश्चन में कहा गया फूलों वाली वाइकोफाइलम पौधे के पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, जिस स्थान पर बीजांड का वित्त द्वारा लगा रहता है उस हिस्से को हाइलम कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, पुष्प के अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प के अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। उसके बाद देखिए, पुष्प का मुख्य कार्य लिंगीय प्रजनन द्वारा फल द्वारा उसके अंदर बीज का निर्माण करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, पादप शरीर का कोई कायिक एवं वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि उसके अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं तो उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, आलू में तना द्वारा, वाइकोफाइलम में पत्ती द्वारा एवं आकिंड में जड़ों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, उसके बाद देखिए, उत्तक संबंध में विधि में पौधों के किसी भी भाग में से कैलस बनाकर नए पौधे प्राप्त किया जाता है, नए पौधे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, रासायनिक गुण में से मेंडलीफ ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि क्वेश्चन 70 देखिए, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। तो बताइए 70 का आंसर क्या हो जाएगा, 70 का, तो 70 का आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर जो रासायनिक गुण के मेंडलीफ जो थे ये ध्यान केंद्रित किए थे किस पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। ऑप्शन सी इसका आंसर। अब इसका थ्योरिकल देखिए, इसका थ्योरिकल देखिए 70 का, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर इसलिए ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वे अत्यधिक क्रियाशील और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक का गठन किया। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन, उसके बाद देखा क्वेश्चन में कहा गया मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर आवर्त फलक होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 8 वर्ग थे, लेकिन बाद में शून्य वर्ग को भी जोड़ा गया था जिसे कुल मिलाकर वर्ग 9 हो गए थे। कितना, 9 वर्ग हो गया। उसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं था, इसलिए देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त कितने 7 हैं, वर्ग कितने 9 हैं।